नमस्कार साथियों, आप सभी का देवनंदा ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने घरों में सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड-19 महामारी के कारण आज हमारा जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। आप सभी के अध्ययन का जो माध्यम था, वे सभी कोचिंग संस्थाएं आज अनिश्चित काल के लिए बंद हैं। तो हमने आपसे जुड़ने के लिए ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल चुना है ताकि आप सभी की स्टडी कंटिन्यू रह सके। साथियों, कोविड-19 महामारी की वजह से जो बुरे दिन हैं वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। साथियों, इस बुरे वक्त में हमें हार नहीं माननी है। जैसा कि हमें मानव इतिहास सिखाता है कि जब मध्यकाल में, ध्यान से सुना, जब तुर्की ओटोमन साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया था, जो कि पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। यानी कि कुस्तुनतुनिया रोमन साम्राज्य की राजधानी है, जो कि यूरोप एवं एशिया के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। उसके बाद तुर्कों ने व्यापार पर एकाधिकार कर लिया और यूरोप के एशिया के साथ व्यवहार को बंद कर दिया या बहुत अधिक टैक्स लगा दिया। साथियों, इस को हम एक मानचित्र के द्वारा समझते हैं। हमने आपको बताया कि जो रोमन साम्राज्य है उस पर तुर्कों का अधिकार हो गया था, यानी कि पूर्वी रोमन साम्राज्य। अब हम देखते हैं कि पूर्वी रोमन साम्राज्य कहाँ है। दोस्तों, ये यूरोप है, ये है यूरोप, यहां तक इस यूरोप को, और ये है एशिया। यूरोप और एशिया दोनों के मध्य पहले व्यापार होता था, यानी कि मध्यकाल में जब व्यापार इन दोनों का होता था तो इनको यहां से आना जाना पड़ता था। लेकिन जब ये आते थे तो इनको एक शहर है इस्तांबुल, ये कहाँ है? ये है टर्की के अंदर। उस शहर के द्वारा इन दोनों साम्राज्यों को आपस में व्यापार करने का जो मार्ग था वो था, जिस पर तुर्की मुसलमानों के द्वारा कब्जा कर लिया गया, जिससे इनका जो मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया। या तो उन्होंने ज़्यादा टैक्स लगा दिया या फिर इनका जो मार्ग था उसको बंद कर दिया। तो इस मार्ग के बंद होने की वजह से यूरोप के जो निवासी थे उनको व्यापार करने के लिए बहुत अधिक असुविधा हुई, यानी कि वो आ नहीं सकते थे, एशिया में आ नहीं सकते थे, क्योंकि इधर जो ये अपना हिंदुकुश पर्वतमाला है और इधर हिमालय है, तो इससे वो भारत में व्यापार नहीं कर पाते थे। इसको देखते हुए उन्होंने समुद्री मार्गों की खोज शुरू की ताकि वे भारत के साथ व्यापार कर सकें। दोस्तों, 1492 ईस्वी में कोलंबस क्रिस्टोफर यहाँ से निकलता है और वो पहुंच जाता है अमेरिका। सबसे पहले उसने समुद्री मार्ग के द्वारा अमेरिका की खोज की। उसके बाद 1498 ईस्वी में एक वास्को डी गामा नामक व्यक्ति, जो कि इधर इस महासागर के द्वारा यहाँ से यहाँ पहुँचता है अफ्रीका के दक्षिणी तट पर, यानी दक्षिणी अफ्रीका में। वहाँ से एक अब्दुल मुनीद नाम का जो व्यक्ति मिलता है, जो यहाँ मालागासी जो मेडागास्कर है यहाँ मिलता है, वो यहाँ पहुँच जाता है। यहाँ से इस अब्दुल मुनीद के द्वारा वो यहाँ भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुँचता है, जिससे अब जो यूरोपियन कंट्री था उसको व्यापार करने के लिए उनको एक ये समुद्री मार्ग मिल गया। दोस्तों, यूरोपियन कंट्री के जो लोग थे उनके ये बुरे दिन थे, उनको व्यापार करने में असुविधा थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उसको देखते हुए उन्होंने समुद्री मार्ग को खोजा। जो ही उन्होंने समुद्री मार्ग को खोजा, उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की, और इस नए युग की शुरुआत के साथ ही उन्होंने व्यापार के माध्यम से पूरी दुनिया पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसीलिए साथियों, आज इस समय हम मानते कि हमारे बुरे दिन हैं, लेकिन इस बुरे वक्त में हमें धैर्य और हिम्मत के साथ काम लेना है। और जिस तरह से यूरोप के बुरे दिन
एक अच्छे दिन में तब्दील हो गए, उन्होंने पूरी दुनिया पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसी प्रकार हम भी अपने इन बुरे दिनों को बहुत जल्दी हिम्मत और धैर्य के साथ काम लेते हुए एक अच्छे मार्ग या एक प्रशस्त मार्ग की ओर कदम बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, उसी के साथ में विवेकानंद जी की कुछ पंक्तियां हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो सके। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, जीता वही है जो डरता नहीं है। इसलिए आप सभी को अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान रखना होगा, लक्ष्य के प्रति सजग होना होगा। साथियों, अब हम देखते हैं, हमारी यह क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी की है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी की जो क्लास है, इसमें ज्योग्राफी शब्द कहाँ से आता है, इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। यानी कि भूगोल का परिचय। दोस्तों, जो भूगोल का परिचय देने के लिए हमें भूगोल शब्द को दो भागों में विभक्त किया है। भू मीन्स पृथ्वी, यानी कि ये जो भू है इसका मतलब होता है पृथ्वी या भूमि। दूसरा है गोल, इस गोल के लिए आकृति के लिए है, यानी कि पृथ्वी की आकृति या जिसमें हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। पहली परिभाषा तो यह है कि जिसमें हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं वही भूगोल है। अब देखिए, जो भूगोल शब्द है ये कहाँ से आया। साथियों, यह जो भूगोल शब्द है यह ग्रीक भाषा के जियो प्लस ग्राफिया दो शब्दों से मिलकर बना है। अब इसी ग्रीक भाषा से अंग्रेजी में जो रूपांतरण किया गया है, यानी कि अंग्रेजी भाषा में जियो प्लस ग्राफिया को अंग्रेजी भाषा में जियो प्लस ग्राफी कहा जाता है। लेकिन इसको हिंदी में इसको कहा जाता है जियो मीन्स पृथ्वी प्लस ग्राफी मीन्स वर्णन करना या अध्ययन करना। साथियों, जो ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी शब्द को ग्रीक भाषा के जियो प्लस ग्राफिया से लिया गया है, जिसका अंग्रेजी में रूपांतरण जियो प्लस ग्राफी होता है। लेकिन हिंदी में इस जियो को पृथ्वी कहते हैं। जियो मीन्स पृथ्वी और ग्राफी मीन्स वर्णन करना या अध्ययन करना। इस प्रकार पृथ्वी का अध्ययन करना या वर्णन करना ही ज्योग्राफी है। साथियों, पृथ्वी के अब इसको दूसरी परिभाषा में देखते हैं। ज्योग्राफी वह शास्त्र या विषय है, ज्योग्राफी वह शास्त्र या विषय है जिसके अंदर हमें पृथ्वी के बाह्य स्वरूप और आंतरिक स्वरूप, यानी कि पृथ्वी का बाहरी और आंतरिक दोनों स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। अब जो बाहरी स्वरूप हैं उसमें क्या है, यानी कि महाद्वीप, महासागर, नदी, झील, पर्वत, पठार या फिर नगर, ये सभी बाहरी स्वरूप में आते हैं। परंतु आंतरिक स्वरूप में क्या है, आंतरिक स्वरूप में यह है कि मृदा किससे बनी है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या विद्यमान है, पृथ्वी की प्लेटें कैसी है, ज्वालामुखी जो उत्पन्न होती है वो कैसे उत्पन्न होती है, इनका अध्ययन किया जाता है। अर्थात भूगोल वह विषय या शास्त्र है जिसमें हम पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य स्वरूप का अध्ययन करते हैं। यह तो हुआ ज्योग्राफी की परिभाषा। अब बात आती है कि ज्योग्राफी जो शब्द है ये किसने दिया। तो साथियों, भूगोल शब्द
भूगोल शब्द दिया था इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। भूगोल जो शब्द दिया था वो दिया था इरेटोस्थनीज। इसकी एक बुक थी जोग्राफिया। भूगोल शब्द देने वाला जो विद्वान था उसका नाम था इरेटोस्थनीज। अब दूसरी बात आती है कि भूगोल का जनक, भूगोल का जनक कौन है? तो दोस्तों भूगोल का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो वो है हिक्केटियस। हिक्केटियस, भूगोल का जनक हिक्केटियस, यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी हिक्केटियस। अब हिक्केटियस की एक पुस्तक है जिसका नाम है जस पीरियोडस। जस पीरियोडस। जस पीरियोडस। इस जस पीरियोडस में पृथ्वी का अध्ययन, यानी कि इसका जो अर्थ होता है उसका वो होता है पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन। साथियों भूगोल शब्द दिया था इरेटोस्थनीज ने। भूगोल का जनक था हिक्केटियस जिसकी पुस्तक थी जस पीरियोडस। और इस जस पीरियोडस को कहते हैं पृथ्वी का अध्ययन। बुक का नाम था पृथ्वी का अध्ययन या जस पीरियोडस। हिंदी में रूपांतरण जस पीरियोडस का होता है पृथ्वी का अध्ययन। तीसरा आता है कि आधुनिक भूगोल। आधुनिक भूगोल का जनक। आधुनिक भूगोल का जनक है वह है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट। आधुनिक जो भूगोल है उसका जनक है हम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल का जनक तो हो गया हम्बोल्ट, लेकिन एक जनक और बच गया, वह है भारत के भूगोल का जनक। चौथा जो है वह है भारत के भूगोल का जनक। भारत के भूगोल का जनक यह है जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल। साथियों भूगोल शब्द दिया था इरेटोस्थनीज ने, भूगोल का जनक हिक्केटियस, आधुनिक भूगोल का जनक था हम्बोल्ट और भारत के भूगोल का जनक है जेम्स रेनेल। अब बात यह आती है कि ये इसका इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी तो हो गया, लेकिन साथियों जो आज हमें पढ़ने की जो आवश्यकता है, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए हमें स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। स्मार्ट स्टडी यानी कि संतुलित अध्ययन, चाहे वो पटवार का एग्जाम हो या फिर रिट का एग्जाम हो या राजस्थान पुलिस का हो या दिल्ली पुलिस का हो, हमें संतुलित अध्ययन करना है, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। क्योंकि आज से पहले जो भी पेपर होते थे, लगभग आज से 5, 7, 10 साल पहले, वे जो पेपर होते थे उनमें फैक्ट बेस पूछा जाता था। यानी कि फैक्ट होता है तथ्य, यानी कि कौन सबसे लंबा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, ये पूछे जाते। लेकिन अब फैक्ट बेस के मात्र 25% ही पूछे जाते हैं। अब वर्तमान के एग्जामों में 75% कॉन्सेप्ट बेस, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस होता है कि उसका संतुलित अध्ययन करना, उस सब्जेक्ट के बारे में जानना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अपना, उसका संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि फैक्ट पूछ लेंगे कौन लंबा है कौन छोटा है। तो अब जो एग्जाम में है, एग्जाम आ रहे हैं या एग्जाम हुए हैं, उनमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो लगभग 75% पूछे जाते हैं।
अब दोस्तों, अब हमने देख लिया कि फैक्ट बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, और हमने ये भी देख लिया कि स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। लेकिन अब हमें भूगोल का हम एक टॉपिक उठाते हैं और उसका अध्ययन करेंगे हम कॉन्सेप्ट बेस्ड कैसे अपना क्लियर करें। तो साथियों, उसके लिए मैं एक टॉपिक उठा रहा हूं और उसका नाम है सौर मंडल। एक टॉपिक है सौर मंडल। अपना एक टॉपिक है सौर मंडल। जो सौर मंडल है, सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह या परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? सौर मंडल। यानी कि सूर्य और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, आदि के सम्मिलित रूप को, सौर मंडल कहते हैं। अब हमने सौर मंडल तो देख लिया, लेकिन अब इसमें देखते हैं सूर्य जो स्वयं है वह भी एक सौर मंडल में एक तारा ही है। सूर्य एक सौर मंडल है, सौर मंडल का भाग है, और वह भी एक तारा है। उसका स्वयं का प्रकाश है, उसकी स्वयं की ऊष्मा है, यानी ऊर्जा है। अब देखते हैं कि जो ऊर्जा है, सूर्य को ऊर्जा जो प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदलना। सूर्य को ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? सूर्य को ऊर्जा की प्राप्ति यानी कि उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदलना। ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? जो हाइड्रोजन के परमाणु है उनका नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन में बदलने से उसको ऊष्मा प्राप्त होती है। अब आता है कि ग्रह क्या है? वे ग्रह ये सूर्य से निकले हुए ठोस पिंड है। ग्रह क्या है? ये सूर्य से निकले हुए ठोस पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा अपना जो उसका जो परिभ्रमण जो
क्षेत्र है उसमें ये परिक्रमा करते हैं। दूसरी बात, इनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ग्रह वे हैं जो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। दो वर्ड है, एक परिक्रमा और एक परिक्रमण, दोनों में बहुत डिफरेंट है। तो अब बात आती है कि हम पढ़ रहे थे सौर मंडल में हमने देखा, हमने ग्रह देख लिया। अब हम सौर मंडल को देखते हैं, समझते हैं कैसे हमें समझना है। साथियों, मान लेते हैं ये सन है, ये सूर्य है। अब हमने देखा कि 8 ग्रह हैं, वर्तमान में 8 ग्रह हैं। उसमें मान लेते हैं ये पहला ग्रह है, ये दूसरा ग्रह है, ये तीसरा ग्रह है, ये चौथा ग्रह है, ये 5वां ग्रह है, ये छठा है, ये 7वां है और ये 8वां है। दोस्तों, ये 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों को हमें इनका क्रम याद करना है। मैंने सबसे पहले बोला था कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम इन 8 ग्रहों के नाम इस पर लिखेंगे। कैसे लिखते हैं? हमने अपने हिंदी में जो बार चलते हैं, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इसके आधार पर हम इन ग्रहों के नाम लिखेंगे। स्टार्टिंग में जो सूर्य के सबसे नजदीक होता है वो है बुधवार, बुध ग्रह। बुधवार नहीं, बुध ग्रह, ये है बुध, ये है बुध। बुध के बाद हम एक वार को छोड़ देंगे। बुध के बाद क्या आता है? बृहस्पति। ये बृहस्पति लिख दिया और इसको हमने छोड़ दिया, बुध बृहस्पति। उसके बाद आता है शुक्र, हमने यहां लिख दिया शुक्र, बुध बृहस्पति शुक्र। उसके बाद आता है शनि, हमने शनि को छोड़ दिया। उसके बाद आता है रविवार। दोस्तों, रविवार को अक्सर छुट्टी रहती है और हम सभी अपने छुट्टी के दिन हम कहाँ रहते हैं? अपने घरों में। जब हम अपने घरों में रहते हैं छुट्टी के दिन, तो हम अपने घर में कहाँ रहते हैं? भाई पृथ्वी पर ही तो रहते हैं। तो हमने रविवार को हमने पृथ्वी मान लिया, या हम रविवार की जगह पृथ्वी कर देते हैं। रविवार की जगह हमने पृथ्वी कर दिया। रविवार के बाद आता है सोमवार, हम इस सोमवार को भी नहीं लिखते हैं। सोमवार के बाद आता है मंगलवार, मंगल के बाद आता है बुधवार, बुध को भी छोड़ देते हैं। फिर आता है बृहस्पतिवार, हमने बृहस्पति लिख दिया। बृहस्पति के बाद आता है शुक्रवार, हमने शुक्र को लिख दिया लेकिन इसको छोड़ दिया। फिर आता है शनिवार। शनिवार के बाद फिर हम चलते हैं आगे अरुण और वरुण, यानी कि UN, यू और एन, यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूरेनस और नेपच्यून। अरुण और वरुण। दोस्तों, हमने 8 ग्रहों का जिक्र किया है। इसमें अरुण जो है वह है यूरेनस, URANOUS। यह है नेपच्यून, NEPTUAN। NEPTURE, नेपच्यून। तो साथियों, हमने देखा हमने 8 ग्रहों का नाम कैसे लिखा। पहले हमने देखा कि सूर्य के सबसे नजदीक है वो है बुध ग्रह। बुध के बाद हमने एक बार छोड़ दिया बृहस्पतिवार, फिर उसके बाद दूसरा लिख दिया शुक्रवार, फिर शनिवार छोड़ दिया। रविवार की जगह हमने पृथ्वी लिख दी, यह है रविवार। रविवार की जगह हमने पृथ्वी लिखी। रविवार के बाद सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, शनिवार और अरुण और वरुण यानी UN। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह,
पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह। ये इस तरह से 8 ग्रह होते हैं। साथियों, इनमें से 1 2 3 4 लाइन खींच देते हैं बीचों बीच। ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। चारों ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ये बाहर हैं इसलिए इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। अब एक छोटी सी बात ये भी है कि दोस्तों, 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन 2 ग्रह पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। वे 2 ग्रह कौन से हैं? हमने कुछ नहीं किया, यहां से हमने पहला काउंट किया, सेकंड पे लाइन लिख दी, खींच दी। उसके बाद इधर से हमने फर्स्ट छोड़ा, सेकंड पे लाइन काउंट की और इन दोनों को हमने मिला दिया। यानी कि शुक्र और अरुण ऐसे 2 ग्रह हैं, शुक्र और अरुण ऐसे 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमेंगे। सिर्फ 2 ही ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। आप देखते हैं हम इनकी विशेषताएं। साथ ही जो बुध ग्रह है, यह सबसे छोटा, पहली इसकी विशेषता, इसकी जो पहली विशेषता है वह है यह सबसे छोटा, सबसे छोटा। सेकंड जो विशेषता है, सूर्य के सबसे नजदीक, सूर्य के नजदीक। और तीसरी जो विशेषता है वह है इसके पास कोई उपग्रह, 9 उपग्रह। हमने बुध ग्रह की विशेषता देखी। इसके बाद हम नेक्स्ट ग्रह पर चलते हैं, वह है शुक्र ग्रह। साथियों, शुक्र जो ग्रह है इसकी भी हमें 2-3 विशेषताएं हैं। पहली, यह पृथ्वी के सबसे नजदीक है। इन दोनों में गैप कम है, इसमें थोड़ा गैप ज्यादा है। पहला, पृथ्वी के नजदीक। सेकंड जो है वह है, इसे भोर का तारा कहते हैं, भोर का तारा। थर्ड जो है, सांझ का तारा। सांझ का तारा। फोर्थ है पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगिनी। और इसके साथ जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विशेषता है वह यह है कि यह सबसे चमकीला है। 5वीं जो विशेषता है, यह सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। पहली विशेषता। भोर का तारा, भोर का तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सुबह, रात्रि के समय जब अपन देखते हैं 4-5 बजे, तो यह सुबह चमकता रहता है, दिखता है। सांझ को यह भी तब भी दिखता है। पृथ्वी की बहन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के समान या पृथ्वी से थोड़ा कम है। उसके बाद यह सबसे चमकीला ग्रह है। इसके बाद हम चलते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी की जो विशेषता है, एक तो इसको कहते हैं नीला ग्रह, नीला ग्रह। दूसरा, 5वां सबसे बड़ा है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरी जो इसकी विशेषता है, 23.5 डिग्री, अपने अक्ष पर यह 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी कि अक्ष तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाएगी। ये याद रखना,
अक्ष तल, ये होता है अक्ष तल, इससे तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन अपने अक्ष से ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चौथी जो विशेषता है, यहां जीवन है, इस पर जल पाया जाता है, जिसकी वजह से यहां जीवन है। और जो पांचवी विशेषता है वो वह है कि इसका एक उपग्रह है, चंद्रमा। चंद्रमा, पृथ्वी की ये 5 विशेषताएं हैं। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं मंगल ग्रह पर। यह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसकी सतह है वो एक लाल दिखाई देती है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। पहली विशेषता है लाल ग्रह। दूसरी विशेषता है इसके 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस और दूसरा डोमोस। एक है फोबोस और एक है डोमोस, यानी कि फोबोस और सेकंड है डोमोस। इसके बाद हम चलते हैं बृहस्पति ग्रह पर। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, पहली विशेषता। सबसे बड़ा ग्रह है। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह है गैनीमेड। गैनीमेड, गैनीमेड इसका उपग्रह है। यह इसकी 2 विशेषताएं हैं। पहला सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा इसका उपग्रह है, वह है गैनीमेड। अब चलते हैं हम शनि ग्रह पर। शनि ग्रह के चारों तरफ, शनि ग्रह के चारों तरफ वलय पाई जाती है। शनि ग्रह के चारों तरफ वलय पाई जाती है। पहली विशेषता वलय पाई जाती है। दूसरी जो विशेषता है, इसका जो उपग्रह है यानी कि टाइटन, इसका जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन, और इसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। अब आते हैं हम अरुण ग्रह पर। अरुण ग्रह है, यह एक लेटा हुआ ग्रह है। पहली विशेषता, पहली विशेषता है लेटा हुआ ग्रह है। लेटा हुआ कैसे, यानी कि जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री जो झुकाव रखती है, इसी तरह इसका झुकाव ज़्यादा है अरुण का, जिसकी वजह से इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं वरुण ग्रह पर। वरुण ग्रह की पहली विशेषता यह है कि यह सूर्य से सबसे अधिक दूर स्थित है। सूर्य से सबसे अधिक दूर है। दोस्तों, इसमें हमने देखा था शुक्र और अरुण, इन दोनों की जो घूमने की प्रवृत्ति है वो है पूर्व से पश्चिम। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। दोस्तों, हमने देखा 8 ग्रह को, लेकिन आज से पहले यानी 2006 से पहले 9 ग्रह होते थे। एक प्लेटो ग्रह था जिसको 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य में
उसका एक शहर है प्राग, जिसमें एक इंटरनेशनल मीटिंग होती है, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन IAU। प्लेटो ग्रह अब नहीं है, 2006 में, जिसकी डेट है 24 अगस्त 2006। 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य के प्राग शहर में एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन द्वारा, जिसको कहते हैं IAU, इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन IAU, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, के सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का जो दर्जा था उसको छीन लिया था। उस छीनने के पीछे जो रीजन दिया था वो रीजन ये था कि जो ग्रहों की जो परिभाषा होती है, एक तो वह ठोस पिंड हो, पहला जो रीजन है कि ठोस पिंड हो, दूसरा गोलाकार हो, गोल हो, और तीसरा वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हो, और चौथा उसने ये कहा था कि वह किसी भी ग्रह की कक्षा में नहीं जाता हो। इस तरह से इस ग्रह ने अपने जो प्रमाणिक जो सिद्धांत थे उन पे यह ग्रह नहीं था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन द्वारा इस ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब फिलहाल 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को समझने की जरूरत है, रटने की नहीं है, क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि वार के आधार पर हम इनके नाम, ग्रहों के नाम आराम से याद कर सकते हैं। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद।